दोस्तों, अक्सर हम नशे की हालत में कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका पछतावा हमें पूरी जिंदगी के लिए रह जाता है। नशा का अर्थ ही है नाश। नशे में लोग अपने घर परिवार को भी भूल जाते हैं। नशे की हालत में इंसान का दिमाग उसके शरीर का साथ छोड़ देता है। कहने का मतलब ये है कि हमारा दिमाग वास्तविक परिस्थितियों से अनजान रहता है और वो सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं हॉरर हिंदी विद प्रियंका, अदृश्य आत्माओं की अदृश्य कहानियाँ। दोस्तों, ये कहानी है महाराष्ट्र में रहने वाली सुजाता की। सुजाता बताती है कि 20 नवंबर 2017 को मेरे बेटे का बर्थडे था। घर पे सभी लोग बर्थडे की तैयारियों में लगे हुए थे। मैंने अपने पति और अपने देवर से शाम में घर जल्दी आने को कहा था। दिन भर की तैयारियों के बाद मैं काफी थक चुकी थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई। जरा सी आँख लगी ही थी कि मुझे एक सपना आया। सपने में मैंने देखा कि जोरों की आंधी आ रही है और मेरे कानों में किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं किसी को देख नहीं पा रही थी। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मैं अपने पैर हाथ हिलाना चाह रही थी, लेकिन मेरे पैर हाथ हिल नहीं पा रहे थे, मानो जैसे किसी ने मुझे जकड़ रखा हो। मेरी सांसें फूल रही थी और मेरे माथे से पसीना निकल रहा था। ऐसा कुछ देर तक चलता रहा और फिर अचानक से मेरी आँख खुल गई। आँख खुलने के बाद मैंने घड़ी में देखा तो शाम के 6 बज चुके थे। बाहर दरवाजे पर कोई बेल बजा रहा था। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो देखा कि मेरे पति हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप तो आ गए, लेकिन शैलेश कहाँ है? मेरे पति ने कहा कि वो भी आता ही होगा, चलो अंदर चलते हैं। मैंने अपने बच्चे को केक काटने के लिए तैयार कर दिया और हम सभी शैलेश का इंतजार करने लगे। इतने में अचानक से बादल गरजने लगा और जोरों की बारिश होने लगी। हमें बड़ा ही ताज्जुब हुआ कि मौसम तो बिल्कुल साफ था, फिर अचानक से बारिश कैसे होने लगी। घड़ी में 8 बज चुके थे। राहुल ने कहा कि मम्मी मुझे नींद आ रही है, इसलिए मैंने उसे केक कटवा कर सुला दिया। मैं और मेरे पति शैलेश को लगातार फोन लगा रहे थे, लेकिन वो हमारा फोन नहीं उठा रहा था। हम दोनों को बहुत फिक्र हो रही थी। मेरे पति ने कहा कि मैं बाइक से शैलेश को ढूंढने के लिए जाता हूँ। मैंने उनसे कहा कि बाहर बिजली बहुत चमक रही है, इसलिए आप कहीं मत जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। शाम में मैंने बहुत बुरा सपना देखा था, तब से मेरा दिल बैठा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। हम इतना बोल ही रहे थे कि अचानक से दरवाजे की घंटी बजी। हमने डरते डरते जाकर दरवाजा खोला तो हमने देखा कि ये तो शैलेश है। वो पूरी तरह से भीगा हुआ था। उसके कपड़े और जूतों पे ढेर सारी मिट्टी लगी हुई थी और वो नशे में धुत था। हमने जब उससे पूछा कि तुम इतनी देर तक कहाँ थे और ये क्या हालत बना रखी है अपनी, तो वो हमारे सवालों का जवाब दिए बगैर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मेरे पति उससे बात करने के लिए उसके कमरे में जा रहे थे तो मैंने उन्हें मना कर दिया और कहा कि वह अभी होश में नहीं है, इसलिए उससे सुबह में बात करेंगे। सुबह होने के बाद जब हमने उससे पूछा कि कल रात तुम कहाँ थे और घर इतनी देर से क्यों पहुँचे, तो उसने हमारे सवालों का जवाब फिर नहीं दिया। और जब हमने उसे नाश्ता करने को कहा तो उसने नाश्ता भी नहीं किया और चुपचाप घर से चला गया। शैलेश ऑफिस पहुंचकर अपने काम में लग गया। दोपहर के समय जब लंच ब्रेक हुआ तो ऑफिस के सारे स्टाफ खाना खाने चले गए और शैलेश ने सोचा कि वॉशरूम जाकर थोड़ा फ्रेश हो लूं। जैसे ही वो वॉशरूम में घुसा, वॉशरूम का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। शैलेश ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने मदद के लिए आवाज भी लगाई, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। और जैसे ही वो अंदर की तरफ मुड़ा, उसे पूरे वॉशरूम के फर्श पर खून ही खून दिखाई पड़ रहा था। शैलेश पूरी तरह से घबरा गया था और घबराहट की हालत में बेहोश होकर वॉशरूम में ही गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद ऑफिस के किसी स्टाफ ने शैलेश को देखा तो उसे उठाकर उसके चेहरे पर पानी मारा, तब जाकर उसे होश आया। ऑफिस की तरफ से हमें फोन आया कि शैलेश की तबीयत बहुत खराब है, आप आकर इसे घर ले जाएं। मेरे पति शैलेश के ऑफिस गए और उसे अपने साथ लेकर घर आए। हमने शैलेश से फिर बात करने की कोशिश की, लेकिन वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अगले दिन मैं, मेरे पति और मेरा बेटा मंदिर जाने की तैयारी कर रहे थे। हमने जब शैलेश से साथ चलने को कहा तो उसने साफ मना कर दिया और कहा कि आप लोग जाइए, मैं घर पर ही रहूंगा, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हमने कहा कि कोई बात नहीं, मंदिर से लौटते समय रास्ते में डॉक्टर से मिलते हुए आएंगे, लेकिन फिर भी शैलेश ने साथ चलने से मना कर दिया। हम तीनों मंदिर चले गए। मंदिर से लौटने के बाद जैसे ही हमने घर का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखने के बाद हमारे होश उड़ गए। घर की कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं थी। सारा सामान जमीन पर इधर उधर बिखरा पड़ा
हुआ था। हमें तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि घर में चोर घुस आया है और फिर हमने शैलेश को आवाज लगाई। आवाज लगाते हुए जब हम शैलेश के कमरे में पहुँचे तो शैलेश नीचे जमीन पर अधमरी हालत में पड़ा हुआ था। हमने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने शैलेश की मरहम पट्टी की और उसे रेस्ट करने को कहा। हमारे लाख पूछने के बावजूद भी शैलेश कुछ बताने को तैयार नहीं था। वो बहुत चुपचाप रहने लगा था। वो न ही हंसता था और न ही कुछ बोलता था। मेरा बेटा राहुल, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, उसे भी वो इग्नोर करने लग गया था। कुछ दिनों के बाद शैलेश ने हमसे कहा कि 2-4 दिनों के लिए मैं अपने दोस्त अरविंद के घर रहने जा रहा हूँ। हमने सोचा कि शायद उसका मूड फ्रेश हो जाएगा और ऐसा सोचकर हमने उसे इस बात की इजाजत दे दी। जिस दिन शैलेश अपने दोस्त के यहाँ रहने गया उस दिन उसके दोस्त ने इस खुशी में पार्टी रखी और बाकी के दोस्तों को भी इनवाइट किया। उन्होंने ये पार्टी नाइट क्लब में रखी थी। सारे लोग क्लब में पार्टी के लिए पहुंचते हैं। पार्टी शुरू होने के कुछ देर बाद शैलेश और उसके फ्रेंड्स ने डांस करना शुरू कर दिया और इस दौरान शैलेश अजीब सा बर्ताव करने लगा। वो पूरे क्लब में इधर उधर भागने लगा और भागते भागते टेबल के नीचे छिपकर बैठ गया, मानो जैसे कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा हो और वो उससे बचने के लिए इधर उधर भाग रहा है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई है जो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा हो। शैलेश के दोस्तों ने जब उसे बाहर निकलने के लिए कहा तो उसने कहा कि मैं बाहर नहीं आऊंगा क्योंकि वो मुझे मार देगी। जैसे तैसे करके उसके दोस्तों ने उसे बाहर निकाला और उसे लेकर घर आ गए, लेकिन वो फिर भी वैसे ही बड़बड़ाता रहा कि वो मुझे मार देगी। सुबह होने के बाद शैलेश के दोस्तों ने उससे पूछा कि कल रात तुम्हें क्या हो गया था और तुम्हें कौन मारना चाहता है। दोस्तों के बहुत पूछने के बावजूद भी उसने कुछ नहीं बताया। रात के वक्त अरविंद और शैलेश खाना खाने बैठे तो अरविंद ने शैलेश का उतरा हुआ चेहरा देखकर ये कहा कि हम खाना खाने के बाद ड्राइव पर चलते हैं। रात के 9 बज चुके थे और वो दोनों ड्राइव पर निकल पड़े। अरविंद ने गाड़ी में म्यूजिक ऑन कर दिया, लेकिन शैलेश ने म्यूजिक तुरंत बंद कर दिया और कहा कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। इस पे अरविंद ने कहा कि मैं तो बस तुम्हारा मूड चेंज करना चाहता था। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि इसी बीच शैलेश ने अरविंद से कहा कि गाड़ी रोको, सामने एक लड़की खड़ी है। अरविंद ने कहा लेकिन मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अरविंद ने गाड़ी नहीं रोकी और चलता ही गया। इतने में शैलेश बहुत जोर से चिल्लाया। अरविंद ने गाड़ी तुरंत रोक दी। अरविंद ने शैलेश से पूछा कि क्या हुआ, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाए। शैलेश ने कहा कि तुमने उस लड़की को अपनी गाड़ी से टक्कर मार दिया। अरविंद गाड़ी से नीचे उतर कर देखता है तो वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता है। अरविंद वापस गाड़ी में चला जाता है और शैलेश से कहता है कि वहाँ तो कोई नहीं है। जिसके बाद शैलेश बोलता है कि गाड़ी मैं ड्राइव करूँगा। अरविंद कहता है कि तुम्हारा मूड अभी ठीक नहीं है, इसलिए गाड़ी मुझे ही चलाने दो। शैलेश अरविंद की बात ना मानकर गाड़ी खुद से ड्राइव करने लगता है। थोड़ी देर के बाद शैलेश को गाड़ी के मिरर में पीछे सीट पे कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। शैलेश पीछे मुड़कर देखने लगता है और इसी बीच उसकी गाड़ी सड़क के किनारे पेड़ से जा टकरा जाती है, जिसमें शैलेश को काफी चोटें आती है। सुबह शैलेश और अरविंद की आंखें खुलती है तो वो दोनों अपने आप को हॉस्पिटल में पाते हैं। डॉक्टर ने जब शैलेश की मरहम पट्टी की तो उन्हें शैलेश के गर्दन पर एक अजीब सा घाव मिला। उस घाव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपने नाखूनों से खरोच दिया हो। डॉक्टरों को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि एक्सीडेंट होने पे ऐसा घाव कैसे हो सकता है। रात में हॉस्पिटल में एक जन से ज्यादा रुकना मना था, इसलिए शैलेश के भैया हॉस्पिटल में ही रुक गए और मैं घर चली गई। आधी रात में हॉस्पिटल में शैलेश के भैया के साथ एक अजीब सी घटना घटी। आधी रात बीतने पे पूरे हॉस्पिटल में अजीब सा सन्नाटा पसर गया था और पूरे हॉस्पिटल के लाइट्स ऑफ ऑन हो रहे थे। शैलेश के भैया को लगा कि शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगा। फिर अचानक से सारी लाइट्स अपने आप ही ठीक हो जाती है। इतने में वो देखते हैं कि सामने से एक लड़की चली आ रही है और वो पूरी तरह से भीगी हुई थी। उन्हें लगा कि कोई नर्स होगी, लेकिन ये पूरी भीगी हुई क्यों है। वो इतना सोच ही रहे थे कि वो लड़की शैलेश के रूम में घुस जाती है। उस लड़की के अंदर घुसते ही शैलेश की चीखने की आवाज आने लगती है। शैलेश के भैया दौड़कर अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो लड़की उस कमरे में थी ही नहीं और शैलेश रोते हुए बोल रहा था कि भैया वो मुझे मार देगी। इतने में शैलेश के भैया की नजर शैलेश के चादरों पर पड़ी। उन चादरों पर किसी के पानी से भीगे हुए पैरों के निशान थे। शैलेश के भैया को इतना तो समझ में आ गया था कि उनका भाई कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है और सुबह होते
ही वो उसे लेकर घर चले आए। घर पहुंचने के बाद शैलेश के भैया और मैंने शैलेश से पूछा कि आखिर बात क्या है, तुम क्या छुपा रहे हो हम सभी से। जिसपे शैलेश कहता है कि भाभी कोई बात नहीं है, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। शैलेश के भैया बोलते हैं कि फिर वो कौन है जो तुम्हें मारना चाहता है। शैलेश बोलता है कि कोई नहीं भैया, भला मुझे कोई क्यों मारना चाहेगा। और इतना कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। दोपहर के समय जब मैं शैलेश को खाना खाने के लिए बुलाने गई तो वो अपने कमरे में नहीं था। मैं दौड़कर शैलेश के भैया के पास गई और उनसे कहा कि शैलेश अपने कमरे में नहीं है। मैं इतना बोल ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। हमने जाकर दरवाजा खोला तो हमने देखा कि सामने पुलिस खड़ी है। पुलिस ने हमसे पूछा कि शैलेश कुमार का घर यही है। शैलेश के भैया ने कहा कि जी घर तो यही है, लेकिन बात क्या है। पुलिस ने बताया कि विशाखा नाम की एक लड़की जो कॉल सेंटर में काम करती थी वो 20 नवंबर की रात से गायब है। बहुत छानबीन करने के बाद हमें पास के जंगल से उसकी लाश बरामद हुई है। जिस जगह से हमें उस लड़की की लाश मिली है उसी जगह से हमें ये पर्स भी मिला है जिसमें शैलेश कुमार के नाम का आईडी है। उस पर्स को देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई और मेरी आंखों के सामने जो कुछ भी घटा था वो सब याद आ रहा था। राहुल के जन्मदिन पर शैलेश का देर से घर आना, उसका नशे में धुत होना, उसके जूते और कपड़ों पर मिट्टी का लगा हुआ होना, उसके गर्दन पर नाखूनों के खरोच का निशान होना और उस लड़की का उसके कमरे में जाने के बाद गायब हो जाना। और ये पर्स इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि उस लड़की की मौत से शैलेश का कोई न कोई संबंध जरूर है। पुलिस पूछती है कि शैलेश कहाँ है, उसे बाहर बुलाइए। हमने कहा कि शैलेश घर पर नहीं है। पुलिस ने हमारी बात नहीं मानी और जबरदस्ती हमारे घर की तलाशी शुरू कर दी। तलाशी लेते वक्त पुलिस को शैलेश के कमरे में किसी के मिट्टी लगे हुए पैरों के निशान मिले। हम सभी उस निशान का पीछा करते करते जंगल में उसी जगह पहुंच गए जहां से पुलिस को उस लड़की की लाश मिली थी। वहां पहुंचकर हमने देखा कि एक लड़की जो पूरी तरह से भीगी हुई थी वो शैलेश का गला दबाकर मारने की कोशिश कर रही थी। हम सभी ये देखकर दंग रह गए। पुलिस को भी ये विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़की की लाश उन्हें मिली है वो लड़की उनकी आंखों के सामने कैसे खड़ी हो सकती है। मैंने उस लड़की से कहा कि शैलेश को छोड़ दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इतना सुनते ही उसने शैलेश को छोड़ दिया। मैंने शैलेश से कहा कि अब तो बताओ कि बात क्या है। शैलेश ने बताया कि उस रात मैंने थोड़ी शराब पी ली थी और घर लौटते समय बस स्टैंड पर मुझे ये लड़की मिली। इसने मुझसे लिफ्ट मांगा तो मैंने इसे लिफ्ट दे दिया। नशे की हालत में मैं इससे बदसलूकी कर बैठा और इसी बीच ये लड़की मेरी बाइक से कूद गई जिससे इसके सर में चोट लग गई और इसकी मौत हो गई। उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसकी लाश को यहीं जंगल में लाकर गाड़ दिया। उसके बाद उस लड़की की आत्मा शैलेश को दोबारा मारने लगती है। मैंने उससे कहा कि इसे छोड़ दो, इसके किए की सजा इसे कानून देगा। तुम्हारे मारने पे ये एक बार में ही मर जाएगा, लेकिन कानून जो सजा इसे देगी उससे ये पल पल मरेगा। इतना सुनते ही उस लड़की की आत्मा वहाँ से गायब हो गई। आज शैलेश जेल में अपने किए की सजा भुगत रहा है। मैंने और मेरे पति ने उस लड़की के माता पिता से जाकर शैलेश के किए की माफी मांगी, लेकिन इससे उनकी बेटी वापस नहीं आ सकती है। मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि औरतों की इज्जत करें और उन्हें सम्मान दें। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।